Good morning, class 8 student. I'm your science teacher Shivani Jaiswal. Let us start today's topic non-contact forces. The chapter is force and pressure. Okay. In last video, I was explaining you what is the force, effect of force and type of forces में मैंने आपको contact forces पढ़ा दिए थे. Contact forces are 3 type: muscular, frictional and elastic. अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका contact non contact force. When a force is applied without a direct physical contact between the object, they are called non contact force. जब कोई फोर्स अप्लाई होता है डायरेक्ट विदाउट अ डायरेक्ट फिजिकल, मतलब वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट, बॉडी का बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच, उस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन नेल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपको पता है कि मैग्नेट, अगर आयरन नेल है, आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उसके सामने मैग्नेट रखी तो वो उसे क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है. तो इस तरीके के कई सारे फोर्सेस हैं. जैसे हम ऑलरेडी अर्थ पर क्या होते हैं? खड़े हैं, चल पा रहे हैं, तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. चार्जेस फोर्स भी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो चार्जेस के थ्रू हो रही है. तो इस तरीके के बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जहाँ पर बॉडी बॉडी से अटैच, फिजिकल कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है एक दूसरे का, उसके बावजूद ये फोर्सेस लग रहे हैं. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर 4 टाइप्स: मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर फोर्सेस. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. आई एक्सप्लेन यू. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स. हियर पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स. ओके. पोल्स मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. यहाँ जो पोल्स की बात कर रही है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे हैं कि द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. जो मैग्नेटिक पोल्स है हमारे नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल, उनके बीच जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं. दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये फोर्स अट्रैक्टिव हो सकती है, यानी इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट को रिपल कर सकते हैं, मतलब उससे दूर जा सकते हैं. इट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी. ये अनंत तक फैला हुआ है, मतलब आपको मैग्नेटिक फोर्स अनंत तक मिलेगा. द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक पोल्स. अगर मैग्नेटिक फोर्स नॉट टू लाइक पोल्स हो, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ से नॉर्थ होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देगा, मतलब ये दूर जाएगा. अगर सेम पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट होंगे, यानी एक नॉर्थ एक साउथ होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. ओके. तो जब सेम होगा तो वो रिपेल करेंगे, और जब डिफरेंट पोल होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. अब आपका फॉर एग्जांपल यहाँ एक्टिविटी दी है कि आप एक वो ले लीजिए, मैग्नेट ले लीजिए और एक नेल ले लीजिए और इस टेबल पे रखिए. तो मैग्नेट देखिएगा, नेल मैग्नेट की तरफ आएगा. या तो सेकेंड एग्जांपल आप ले लीजिए कि मार्केट में मिलता है लिखे हुए भी एनएस लिखे होते हैं. बहुत सारे मैग्नेट पे एनएस लिखा रहता है, ऐसे बीम होती है उसमें एनएस लिखा रहता है. तो जब आप एनएस को लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब एन हमने जैसे ऐसे इस तरीके से एनएस लिया, हमारे पास 2 मैग्नेट हो गए एन एस. आप देखेंगे जब इस तरीके से आप सेम करेंगे, सेम जब लगेगा तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे. आपको ये फील होगा कि एक फोर्स लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है. और सेम जब इसको हम एन एस और एन एस लेंगे तो ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेगा, और ये तुरंत ही आपके जहाँ भी रखा रहेगा वहाँ से तुरंत ही मूव करके ये तुरंत अटैच हो जाएगा. तो जब डिफरेंट होंगे पोल्स तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल्स क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे. अब आते हैं सेकेंड फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स. यू फैमिलियर दिस फोर्स, मतलब आप इस फोर्स को जानते हैं. न्यूटन ने इस फोर्स की खोज की थी, और उनको तो इस फोर्स पे स्टार्ट करते. द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल
वर्ड्स पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहाँ टू पार्टिकल्स के, जो दो पार्टिकल्स के बीच या फोर्स लग रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच, देयर इज मासेस, उनके मास के कारण, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर वेट है। तो जो दो फोर्स लग रहे हैं मास के कारण इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच जो पार्टिकल के कुछ ना कुछ वेट होंगे, उस वेट उनके मासेस के अकॉर्डिंग जो उनके इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस इज द फोर्स विच बाइंड द इंटायर यूनिवर्स एंड इट इज नॉट restricted to object laying on the earth and give rise to what we commonly call the weight of an object। ये जो फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स को, पूरे इंटायर यूनिवर्स को, ये नहीं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे ही लग रहा है, नहीं, अर्थ हमारे ऊपर लगा रहा है, ये सिर्फ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप ले सकते हैं कि सोलर सिस्टम, आपके यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी आपके प्लैनेट हैं, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके मूव कर रहे हैं और वो आपके सन में नहीं जाके गिरते हैं, क्योंकि ये कारण यहाँ पर भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स को इस तरीके एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक अपने आप से कनेक्ट करके रखता है, जिससे पार्टिकल्स कभी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सके और ना वहाँ से वो बाहर जा सके। तो ग्रेविटेशनल और जितने भी प्लैनेट्स उसमें वेट होता है, सबसे बड़ी बात होती है वेटेड है, तो वेट है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? लग रहा है। हम और आप जब स्पेस पर चले जाते हैं तो हम और आप अगर जिस तरीके से हमें वैसे चले जाए तो हम उड़ जाएंगे, और वैसे भी हमें कितना, तो क्योंकि हमारा वेट स्पेस पे जाने के बाद उतना नहीं रहता जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर कर पाए, इस वजह से हम उड़ते रहते हैं। और लेकिन प्लैनेट इतने भारी होते हैं कि उनके वेट इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स वो मेज़र कर लेता है स्पेस पर। फॉर अनदर एग्जांपल, हम जब अर्थ पर हैं तो हमारा जो वेट है, हमारे वेट को यहाँ पर अर्थ का, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, तो वो हमारे फोर्स के अकॉर्डिंग, हमारे वेट के अकॉर्डिंग फोर्सेस मेज़र कर लेता है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हम और आप खड़े हो सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ा सा वेट होता है, वो अर्थ, आप उसे ऊपर की तरफ थ्रो करते तो वापस वो बैक होके अर्थ पर आ जाता है, ग्रेविटेशनल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम किसी बलून में हीलियम गैस भरते हैं, हीलियम गैस आपको जानते हैं कि सबसे लाइटर गैस होती है, तो जब उस गैस को हम किसी बलून में भरते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत लाइटर गैस है और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं कर पा रहा है, मेजरिंग उसकी वेट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होती है कि वो मूव कर जाती है। अगर बलून आप छोड़ दीजिए तो वो स्काई में चली जाएगी, वो नीचे नहीं आती, क्योंकि उसका जो वेट है, उसका जो मास है, वो उससे मेजर ही नहीं कर पाया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए वो उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाया। तो मास होना बहुत ज़रूरी है, वेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। ये हमेशा नेचर को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर में अट्रैक्ट मतलब हम इससे क्या है, इसकी तरफ खिंचे हुए। जब हम किसी की तरफ खिंचे हुए होते हैं तो हम ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये हमको रिपेल कर देता तो हम रिपल्सिव हो जाते, ये हमको दूर करता तो, लेकिन ये हमें हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट किया है, तभी हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स, इट बिकम्स द अप्रिशिएबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज लाइक द अर्थ, मून, सन एंड द स्टार। तभी अप्रिशिएबल होगा जब ऑब्जेक्ट क्या होंगे, भारी होंगे। अब आता है आपका थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस। आप देखिएगा, आपने जो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा वो टू पोल्स के बीच है, मैग्नेटिक पोल्स, ग्रेविटेशनल टू पार्टिकल्स के बीच है, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपसे कह रहा है टू चार्जेस। इससे पहले आप केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो वहाँ आपने चार्जेस पढ़ा था, पॉजिटिव निगेटिव, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। मैग्नेटिक फोर्स की तरह ये भी चार्ज नॉर्थ और साउथ की तरह वर्क करते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर भी अट्रैक्ट होता है और रिपल होता है, तो सेम वही प्रोसेस है कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चार्ज आप देखते हैं, कभी भी किसी बैटरी को आप निकालिए, उसमें आप पॉजिटिव की साइन और निगेटिव की साइन बनी रहती है,
और जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को डालते हैं वहाँ पर भी साइन वो इंडिकेट करता है कि अगर आप बैटरी को उल्टा करके डालिए तो टॉर्च नहीं जलेगा जब तक कि उसको पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव को आप नहीं कनेक्ट करते। तो अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, डिफरेंट होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, निगेटिव से फ्लो होना शुरू होती है। चार्जेस एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक तरीके का वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक तरीके का आपको इलेक्ट्रिक वहाँ पर फ्लो होते, करंट फ्लो होते आपको दिखाई देता है। तो वो फोर्सेस का वहाँ एग्जिस्ट होना, जब दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट्स टू एक्सटेंड टू infinity. The electrostatic force between two like charges is repulsive and while the between the unlike charges is attractive. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका जो इसके बाद आपका जो बचा है वो आपका है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स, एवरी मैटर एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस आर कॉल्ड मैटर। वो सभी चीज़ें जो जगह जिसमें कुछ वेट होता है और वो जगह घेरते हैं वो क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाते हैं। ओके, तो एवरी नेविंग बर्ड जिनके भी नाम है वो सभी आपके क्या, मैटर हैं। एक चेयर से लेकर एक छोटी सी पार्टिकल से लेकर एक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म से लेकर हम एनिमल्स, हर चीज़ क्या है, एक मैटर है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे एटम कहते हैं। ऑलरेडी ये एटम, पहले तो इस एटम को ही सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता था, बाद में और स्टडी हुई तो ये पता चला कि ये एटम भी आपके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये आपका जो उस पार्टिकल के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस, अब ये एटम है, एटम के अंदर एक सर्कल में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सर्कल के बाहर एक ऑर्बिट होता है, मतलब पाथ्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता रहता है। तो इस जो न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लग रहा है वही न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को कभी अपने अंदर ये एक अट्रैक्ट करके रखता है और वो डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। ये कभी भी न्यूक्लियर को, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचकर ख़त्म नहीं करता या अपने अंदर नहीं आने देता। तो ये जो पार्टिकल, ये जो क्या नाम है, पार्टिकल्स के बीच इस तरीके के जो फोर्सेस लग रहे हैं एटम के बीच, इस एटम के बीच फोर्स लगने वाले फोर्स आपके क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। किसी एटम्स के बीच जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाकर डिस्ट्रॉय नहीं करता। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्ट होकर गिरता जाएगा तो एक तरीके से वो पार्टिकल पूरी तरीके से, वो एटम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जो होते हैं, आपने ये जान लिया कि आप पहले पढ़ लिया मैग्नेटिक फोर्स दो पोल्स के बीच लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच लगते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स वो जो स्मॉल पार्टिकल, वो जो इस पार्टिकल की आप बात कर रहे थे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जिनके बीच लगता है, वो पार्टिकल भी किसी एटम से मिलकर बना था। उन एटम के बीच जो फोर्सेस लगते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। तो देखेंगे तो एक एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है कहीं ना कहीं। आप देखें तो एटम से शुरू करते हैं, तो वो एटम जो एक पार्टिकल बनता है उसमें ऑलरेडी पहले वो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। जब वो पार्टिकल बन जाता है तो उसमें कुछ वेट हो जाता है, तो वो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जब वो ग्रेविटी में आ जाता है तो वो अपने चारों तरफ की चीज़ों से हम क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो हम पॉजिटिव निगेटिव फोर्स में, चार्जेस में कन्वर्ट होते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद ये जो पोल है, ये पोल पूरा अर्थ है, तो हमसे ही पूरा सराउंडिंग अर्थ बना है और वो नॉर्थ से साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, यानी सारे फोर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो मिलकर पूरी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट करते हैं। अब आपका इसका लास्ट टॉपिक बचा है, क्योंकि ये बुक चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका प्रेशर के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको प्रेशर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद एक्सरसाइज होगा और तो इसके बाद है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है,
फॉर द अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ द फोर्सेस प्रॉपरली कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अब आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ हम बताएंगे कि फोर्स हम क्या कंक्लूड करते हैं कि फोर्स क्या होगा, फोर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें तीन आपको वो दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड को आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप डैशबोर्ड को फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा है, आप किसी की हेल्प मांगते हैं, किसी को बुलाते हैं और आप दोनों मिलकर उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। इट मीन्स कि आप जो फोर्स लगा रहे थे वो उस पर उतना वर्क नहीं कर रहा था कि डैशबोर्ड वहाँ से मूव कर सके, तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प लेते हैं और उस पर लगाते हैं, तो आप दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो गया, आप जो फोर्स लगा रहे थे और वो जो फोर्स लगा रहे थे वो दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, और तब वो डैशबोर्ड जाकर हिला। शायद आप हट जाते और आपका सिर्फ फ्रेंड भी फोर्स लगाता और उससे भी नहीं होता, तो आप दोनों मिलके तब उस चीज़ को पुश कर रहे हैं, तो यानी आप दोनों का फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया। सेकंड कंडीशन कि जब आप और ऐड हुआ और उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना था। सेकंड कंडीशन है अगर एक डैशबोर्ड है, उससे दोनों अपोजिट साइड से दो लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये डैशबोर्ड किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली लगा रहे हैं, F1 आप फोर्स लगा रहे हैं, F2 ये, तो F1 अगर ग्रेटर होगा तो डैशबोर्ड आपका किधर साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। लेकिन अगर F2 ज़्यादा होगा तो डैशबोर्ड आपका किधर साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड। तो फोर्स ये पता करने के लिए कि फोर्स किधर साइड लगा है, डायरेक्शन होना भी ज़रूरी होता है। थर्ड कंडीशन है कि अगर फोर्स टग ऑफ वॉर में अगर दो टीम है और दोनों सेम फोर्सेस लगा रही है और वो जो पॉइंट है वो रस्सी जहाँ से हटनी चाहिए वहाँ से मूव ही नहीं कर रही है, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर चीज़ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों का फोर्स सेम होने की वजह से फोर्स आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो। जितना हम लगा रहे उतना सामने वाला भी उसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स करेगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये कंक्लूजन निकलता है तीन एक्टिविटी से। यहाँ निकलता है कि इफ़ द फोर्स आर अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन दे एड अप एंड द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर दो फोर्सेज लग रहे हैं, अगर किसी अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो सारे फोर्स क्या होते हैं, उन सभी फोर्स का एडिशन हो जाता है, सारे फोर्स ऐड हो जाते हैं। यानी टोटल फोर्स क्या होता है, अगर एक F1 लगा रहा है और F2 लगा रहा है, तो फोर्स आप लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। क्लियर है। और अगर सेकेंड कंडीशन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स इज डिफरेंसेस बिटवीन। अगर आप एक F1 है और F2 है और F1 इज़ ग्रेटर देन F2 है, अगर एक फोर्स ज़्यादा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से, डायरेक्शन दोनों का चेंज है, तो क्या हम लेते हैं, इसका डिफरेंसेस लेते हैं, वही जो डिफरेंसेस के बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका क्या होता है, एक्चुअल फोर्स होता है। थर्ड कंडीशन है कि जब हम सेम हमारा फोर्स हो, F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 F2 के बराबर है और दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो F1 माइनस F2, यानी आप लिख सकते हैं F1 माइनस F1, क्योंकि F1 इज इक्वल टू F2, यानी नेट रिजल्टेड फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है तो फोर्स वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। When the described force is necessary to specify the extent of the applied force and the direction in the which is working। अगर फोर्स के बारे में आप फोर्स को फाइंड करें तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो फोर्स का मासेस क्या, मतलब कितने वेट में आप फोर्स लगा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, या वो किस डायरेक्शन में। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। फोर्स के लिए डायरेक्शन कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जिनके लिए यूनिट्स होती है जिनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होते, जैसे डिस्टेंस निकालना हो, वेट निकालना हो, तो उनके लिए डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होते। लेकिन बहुत सारी ऐसे क्या नाम है, हमारे यूनिट्स होते हैं जिनके लिए जिनके लिए डायरेक्शन ज़रूर होता है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स के लिए डायरेक्शन ज़रूरी होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय द इट्स स्ट्रेंथ, मतलब किस स्ट्रेंथ से फोर्स लगाया गया उसके मैग्नीट्यूड से हम पता करते हैं। इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब हमने लगाया कि हमने 5 फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो वो फोर्स हमें क्या करना पड़ता है कि, तो उस जैसे हमने लगा दिया कि 5 न्यूटन हमने फोर्स लगा दिया,
तो ऑलरेडी फोर्स के लिए हम क्या कह रहे हैं, किसकी बात हम कर रहे हैं फोर्स के लिए? फोर्स के लिए हम कह रहे हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स की जो यूनिट होती है, हाँ तो पहले तो ये एक्सप्लेन कर दे। फोर्स इज ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम अस व्हेन वी पुश द समथिंग। हम हमेशा फोर्स जब लगाते तो या तो पुश करते पुल करते हैं, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम फोर्स को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स आपका हो जाता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, अगर आप एसआई यूनिट ले, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ले, तो स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। इनका नाम इसलिए न्यूटन रखा, ये फोर्स यूनिट इसलिए न्यूटन क्योंकि इसकी खोज ही न्यूटन ने की थी। आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और वो एप्पल को गिरते देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, इसलिए न्यूटन के नाम से ही फोर्स की यूनिट क्या पड़ गई, न्यूटन पड़ गई। पहले ये बहुत अच्छी खासियत होती थी कि साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट्स पड़ जाती थी, तो जिसकी वजह से हमें ईजिली हम ये याद रखते थे कि ये इनकी खोज भी किसने की है। तो न्यूटन हो गया। आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर इजैक न्यूटन, किलोग्राम वेट इज ऑल्सो द यूनिट यूज फॉर फोर्स। और एक यूनिट और भी हम यूज़ करते हैं, केजी वेट। देखिए यहाँ ये जो केजी वेट है ये आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि बिना अगर वेट है तभी फोर्सेस, आप कितने फोर्स में, कितने वेटेड में फोर्स लगा रहे हैं ये भी तो ज़रूरी होता है। तो केजी वेट ये भी आपका होता है। और ये जानिए कि 1 kg वेट इज इक्वल टू 1 kg वेट इज इक्वल टू, किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये याद रखें कि 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। ये फोर्स की, न्यूटन जो होती है फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, तो आपका फोर्स टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक बुक में टॉपिक है टेस्ट टाइम, जो पेज नंबर 117 पर है, वो अभी हम आपको होमवर्क सेशन में देंगे, आप उसको कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आपका प्रेशर पे बनेगा, और ये टॉपिक जल्दी ख़त्म करके हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में, यूट्यूब पर कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा। तो थैंक यू।